किरण इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन के द्वारा आरपीएसएफ सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस बुक है, जो कि 2024 एडिशनल के लिए है। प्रैक्टिस बुक सेट है, इसमें टोटल 22 सेट है और आज का सेट इसमें सेट नंबर 8 देख रहे हैं, 7 तक देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट। इसके मॉडल प्रैक्टिस सेट 8वां है। इस किरण पब्लिकेशन बुक में 35 जो कि रीजनिंग है रहता है और 35 अंक गणित रहता है और 50 क्वेश्चन रहता है सामान्य जानकारी। यही आज के इस वीडियो में सामान्य जानकारी का देखेंगे 50 क्वेश्चन आंसर, 50 क्वेश्चन आंसर का हल देखेंगे। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन इसका। इसमें पहला सामान्य जानकारी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें 4 स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर 2, जो कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली बिरला हाउस में कर दी गई थी, जो अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। ये 30 जनवरी को शाम को युवा हिंदू चरमपंथी नाथुराम विनायक गॉडसे ने की थी और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के याद में शहीद दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इसीलिए समुद्र का नाम बताइए। इस समुद्र का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मृत सागर। ऑप्शन नंबर 2, मृत सागर एक खारे पानी की झील है जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और पश्चिमी तट से लगती है। घने खारे पानी में छोटी सी वस्तु भी बहुत अधिक तापमान को विस्थापित कर देता है और अधिकांश वस्तु पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, इसीलिए इसमें किसी व्यक्ति का डूबना बहुत मुश्किल होता है तथा उसका अधिकांश शरीर पानी के ऊपर तैर रहा होता है। मृत सागर का पानी का घनत्व 1.24 किलोग्राम लीटर है, जो किसी वस्तु को तैरने जैसा बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित का मिलान करिए। इसमें कहता है निम्नलिखित का मिलान करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि 1 का बी से है, IMF वाशिंगटन डीसी है, 2 का ए से है, WTO जनेवा में है, उसके बाद जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। उसके बाद क्या है, ADM ये फिलीपींस में है और सार्क काठमांडू में है। सार्क काठमांडू जो कि नेपाल देश का हिस्सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। अगला प्रश्न का यह हो जाएगा इसका आंसर सही, बर्मी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 2। बर्मी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः लक्ष्य था, यह योजना भारत में दृष्टिकोण द्वारा लागू की गई, जिसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया के द्वारा सभी वर्गों के लोगों को जीवन स्तर का व्यापक सुधार सुनिश्चित करना था। चलिए अगला प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 1, कंपाइलर।
कंपाइलर एक विशिष्ट प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेतन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। बिल डैश में संशोधन करेगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन करेगा, 2009 में सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉक, ऑप्शन नंबर 2 लॉक। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहता है सही है? इसमें कथन पूछ रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन ही सही है। संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में विपरीत होती है, यह भी सही है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबिंब होता है, यह भी सही। सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्य से बाहर बेहतर मानने पर आधारित है, यह भी सही। तीनों सही, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो कि देश में आर्थिक स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। इस तरह की आपात स्थिति को 2 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अभी तक यह देश में कभी भी लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? पूछ रहा भारत सरकार का कानूनी सलाहकार किया जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत के महान्यायवादी। यह होता है भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनको अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। भारतीय अनुच्छेद 76 में यह देश का सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है और किसी भी न्यायालय में यह केस लड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष या 65 वर्ष के। यह चुनाव आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल इतना की आयु तक जो भी पहले भी हो उन्हें वही सुविधा और वेतन प्राप्त होता है जो भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उपलब्ध होता है। सुप्रीम कोर्ट के हाई जज के बराबर इनको सारा फैसिलिटी दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में MSDP ग्लोबल स्टडी ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे डैश बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी, दुनिया के सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन दिया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी परीक्षा पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, जो कि 2 अप्रैल 1927 को मराठी परीक्षा बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया। उन्होंने कहा है कि समाचार पत्र शुरू करने का कारण यह था कि देश में कई प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और उन्हें लगा कि 1930 तक भारत में कई बड़े राजनीतिक सुधार होंगे। ऐसी स्थिति में भारत के अछूतों को अपने संख्या के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ी वंश। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, जो कि दिल्ली सल्तनत पर मालूक वंश 1206 से 90 तक 1290 तक किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। गौरी वंश मध्य अफगानिस्तान के घोर क्षेत्र के पूर्वी ईरानी वंश का एक वंश था। उसने गौर, हेरात, गजनी और लाहौर पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे उस समय? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। उस समय भारत के वायसराय थे करजन। ऑप्शन नंबर 4। 1960। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब, जिसके शासनकाल में भारत का क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो चुका था और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल भारत में औरंगजेब को जिंदा पीर, लिविंग सेंट कहा जाता था। इसका कारण यह था कि वह अपने पूर्ववर्तियों की भाव जीवन शैली के विपरीत किसी भी दिखावे से रहित एक साधारण जीवन जिया। उसने राजकोष से व्यक्तिगत व्यय के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया। उसने कुरान लिखकर और टोपियां बेचकर जीवकोपार्जन किए। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर 2, जो कि 24 सितंबर 1873 को पुणे में किया गया था इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य समाज के काम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त दिलाना था। यह मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता और सरल धार्मिक सिद्धांतों और अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिलान करें। तो यह हो जाएगा हिमालय एशिया में पड़ता है, एंडीज उत्तरी अमेरिका और रॉकी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 का ए, सॉरी ये कैसे लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह हिमालय पर्वत एशिया का एकमात्र है जो तिब्बत के पठार से भारतीय उपमहाद्वीप को मैदानी भाग को अलग करती है। एंडीज दुनिया में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक निरंतर हाईलैंड बनाती है, और रॉकी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिमी कनाडा से दक्षिण अमेरिका तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल आयनात को देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 21 दिसंबर को देखा जाता है।
तो 21 या 22 दिसंबर को पृथ्वी अपनी अक्ष से इस प्रकार अवस्थित होती है कि सूर्य मकर रेखा के सीधे ऊपर होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में छोटे होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उस समय ठंड के मौसम होता है, इसलिए दिसंबर का महीना। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमोड मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? यह हो जाएगा हिमनद के कारण। ऑप्शन नंबर 1 हिमनद। हिमोड ग्लेशियर की सतह पर गिरने वाली कीचड़ या मिट्टी और चट्टानों के ढेर। हिमोड बनाने वाली मिट्टी और चट्टानों का आकार बाउंड्री गार्ड से बड़े चट्टानों और पत्थरों। हिमोड केवल उन स्थानों में दिखाई देता है जहां दर्रा या ग्लेशियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका तो हो गया एक पहला क्वेश्चन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर एक गुरुत्व बांध है। 4 भारतीय राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान बांध से आपूर्ति की गई पानी और बिजली प्राप्त करते हैं। इस बांध का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2017 को किया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लूनी नदी का। यह पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी आदर्शीय जल निकासी है। अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला के पुष्कर घाटी से इसकी उत्पत्ति होती है और गुजरात में कच्छ के रण में दलदली भूमि में समाप्त कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है, जो 495 किलोमीटर दूर है। आरंभ में यह सागरमती के रूप में जाना जाता था। फिर गोविंदगढ़ पार करने के बाद यह अपनी सहायक नदी सरस्वती से मिलती है, जहां इसका नाम लूनी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके अनुसार जीवों के समूह को कई विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाना था, न कि केवल एक पर। उन्हें किसी इस तरह से वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है जिसका अभी तक महत्व है। उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स जीव विज्ञान के इतिहास में 1 मील तक पत्थर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के। ऑप्शन नंबर 2 यह विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन समूह है जो यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में थ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कहीं कट जाने पर अनियंत्रित रक्तस्राव होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। यह पचे पोषक तत्वों विशेषकर ग्लूकोज के चयापचय और ऊर्जा के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज हमारे शरीर रक्त शर्करा और का स्तर बहुत अधिक हाइपरग्लाइसीमिया या बहुत कम हाइपोग्लाइसीमिया होने से बचाता है। अग्नाशय पाचक तंत्र में एक ग्रंथि वाला अंग है। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है? तो यह हो जाएगा इसका 120/80।
120/80 रक्तचाप। यह हृदय 120/80, ये ब्लड प्रेशर बीपी इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीपी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से वापस आता है, इसीलिए 120/80 होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जो कि सबसे पहला प्रयोग इसने मटर के पौधे पर किया था। इन्होंने अपने बगीचे में प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के पिता के रूप में माना जाता है। उनके शोध की टिप्पणी आधुनिक आनुवंशिकी और वंशावली के अध्ययन की नींव बन गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलू का। अगेती झुलसा एक पछेती झुलसा आलू और टमाटर की फसल के 2 गंभीर रोग हैं। आलू का अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक के कारण लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, अनंत बनता, अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? इसका ऑप्शन देख लेते सब। इसका सही आंसर हो जाएगा सतहों को चमकाकर और स्निग्धनकारियों के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गति ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। जब चलती वस्तु का वेग आधा हो जाता है तो उसकी गति ऊर्जा मूल्य 1/4 हो जाता है। अगला प्रश्न है, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। पारा थर्मामीटर में पारा यानी मर्क्यूरी थर्मामीटर का इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जब तरल पदार्थ गर्म होते हैं तो फैलते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। इसीलिए जब तापमान बढ़ता है तो पारा ट्यूब में फैलता है और तापमान जब घटता है, अनुबंध घटता है तो इसके विपरीत होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकता कपूर। टीवी क्वीन और फिल्म निर्माता एकता कपूर को 91 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एकता कपूर को यह सम्मान कला और मनोरंजन जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। एकता प्रतिष्ठित एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परिचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों,
ऑप्शन नंबर 2, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट या आउटपुट डिवाइस के द्वारा, तीनों के द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर 2, एथिलीन। एथिलीन C2H4 का उपयोग पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड तथा उच्च बहुलक बनाने में अल्प मात्रा में निषेचक के रूप में मस्टर्ड गैस बनाने में, फलों को पकाने तथा उन्हें सड़ने से रोकने के लिए और ऑक्सीएथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर 3, मीथेन। गोबर गैस का निर्माण अवायुजीवी, एनारोबिक, पाचन या जैव निम्न बायोडिग्रेडेबल सामग्री के किण्वन जैसे खाद, सीवेज, नगरपालिका कचरे, हरित अवशिष्ट, पौधे सामग्री और फलों द्वारा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शामिल है, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नमी और सिलोक्सन की अल्प मात्रा हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक, इसका ऑप्शन आ जाएगा सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर 2, रॉक सल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl के खनिज प्राकृतिक रूप है। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटासियम, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, सेलेनियम, तांबा, ब्रोमीन, जिरकोनियम और आयोडीन की उच्च मात्रा होती है। ये सभी खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। सेंधा नमक, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा रेडियम, ऑप्शन नंबर 4, रेडियम। संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल आवर्त तालिका के डी ब्लॉक में से किसी भी 40 तत्व को संदर्भित करता है, जिसमें आवर्त तालिका पर 3 से 12 समूहों को शामिल किया गया है। कुछ सामान्य संक्रमण धातुएं हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक आदि है। रेडियम आवर्त तालिका के समूह 2 में छठा तत्व एक क्षारीय मृदा धातु है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन पूछा कौन सा सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलरेट मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? यह हो जाएगा 1973 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1, बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना का उद्देश्य बंगाल के बाघों के अपने प्राकृतिक निवास स्थान में एक व्यवहार आबादी सुनिश्चित करने, उन्हें विलुप्त होने से बचाने और जैविक महत्व के क्षेत्रों को हमेशा के लिए एक प्राकृतिक विरासत के रूप में संरक्षित करना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्न बायोडिग्रेडेबल नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल सीसा, ये नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, कांचीपुरम स्थित, इसका ऑप्शन है, प्रश्न है, कांचीपुरम स्थित
कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश के शासनकाल नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह द्वारा 685-705 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर के अग्रभाग और गोपुरा टावर का निर्माण काल उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय द्वारा पूरा कराया गया था। यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम की सबसे प्राचीन संरचना है। यह द्रविड़ शैली वास्तुकला शैली में निर्मित है। भगवान शिव को समर्पित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जे थॉमसन। 1897 में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। जब वह कैथोड रे की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। प्राथमिकता का इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी खोज अणु के विस्तृत मॉडल की और पहला कदम था। चलिए अगला प्रश्न है हिमगोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 हिमगोल्ड कप भारत में राष्ट्रीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का नाम है। यह हर साल खेला जाता है और विभिन्न राज्यों की टीम इसमें भाग लेती है। यह हिमगोल्ड कप सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाता है जो सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिव कुमार शर्मा बांसुरी। ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन यह हो जाएगा बाकी सबसे। शिव कुमार शर्मा विख्यात संतूर वादक हैं। उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसका हो जाएगा संतूर, बांसुरी नहीं, संतूर। बाकी ये सब सही है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी में। डीजल रेल इंजन DLW वाराणसी भारत उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय रेलवे स्वामित्व में एक उत्पादक इकाई है जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और उसके स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करती है। यह भारत का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन निर्माता कारखाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल IIL ने बच्चों के लिए लॉन्च किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मावेला। बच्चों के लिए खसरा रूबेला टीका मावेला लॉन्च किया गया। यह विश्व स्तर पर लगभग 10 लाख बच्चों की जान लेने वाले घातक खतरे और रूबेला को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में कब आयोजित किया जाता? तो यह हो जाएगा 1951 से 1952। ऑप्शन नंबर 1 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 4 महीने की अवधि के दौरान कराए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटों जीतकर ऐतिहासिक जीत प्राप्त की थी। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? यह हो जाएगा पंजाब ने। ऑप्शन नंबर 3 पंजाब में जीता है। 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप फाइनल चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। पंजाब ने हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 2023 का फाइनल चैंपियनशिप था। तमिलनाडु में पेनल्टी शूट आउट में
कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं पे पहली बार 1928 में भारतीय हॉकी महासंघ IHF के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप एक स्तरीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। चलिए, आज की इस वीडियो में बस 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन था, जो कि आंसर क्वेश्चन सभी सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 9 देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 9 देखेंगे। जल्द ही 2-3 दिन करके एक सेट वीडियो लोड हो रहा है और आप लोग देखते जाइए। यह RPF के लिए किरण पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसमें होता है और बहुत ही अच्छा इससे क्वेश्चन लरजता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।